वेलकम एवरीवन। ओके शिवम पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये सीडीपी एमपी टेट सीडीपी सीरीज का 5वां पार्ट है। इसके पहले हमने 4 पार्ट करा दिए हैं और हर एक पार्ट में 30 क्वेश्चन का है। इसका प्रमुख जो उद्देश्य है कि आप जो तैयारी कर चुके होंगे तो उसके बाद आपका जो अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो करने का जो उद्देश्य है, तो उसमें आप ऑथेंटिक यानी जो पिछले सालों के पेपर हैं एमपीपीबी से, तो उसके माध्यम से जो आपकी तैयारी है तो तैयारी का एक लेवल पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसीलिए हमने यह सीरीज़ शुरू किया है। इसमें हमने जो 4 करा दिए उसको भी देख लीजिएगा और साथ ही अगर ये आपको सीरीज़ पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें इस वीडियो को और साथ ही जितने भी साथी दोस्त हों उनसे शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, विषय आत्मबोधन परीक्षण, विषय अर्थमेटिक एस्पिरेशनल टेस्ट किसके द्वारा निरूपित किया गया था? आइजेंक और अल्पोर्ट, ये साइंटिस्ट साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्हीं का नाम है। गाल्टन और क्रेसमर, यूंग और शेल्डन या मरे और मॉर्गन। तो इसको देने वाले जो थे मरे और मॉर्गन ने विषय आत्मबोधन परीक्षण के बारे में जानकारी दी थी। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा 4th। सेकंड देखिए, आप एक बाल चिकित्सक हैं। 7 साल के तरुण को ऑटिज्म से पीड़ित होने का शक था। आपने इस बालक को आकलन के लिए एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक को देखने के लिए भेजा। शिक्षा मनोवैज्ञानिक आपको एक रिपोर्ट भेजता है और आपको उसमें आने वाले निष्कर्ष उस बच्चे की माँ को समझाने की आवश्यकता है। उसकी ताकत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होने की सर्वाधिक संभावना है? तो ये जो पूरा क्वेश्चन है तो उसमें सिर्फ ये पूछा है कि आप एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक को जो देखने के लिए भेजते हैं, तो आप एक टीचर हैं मेन रूप से, और शैक्षिक मनोवैज्ञानिक उसको बालक को यानी तरुण को जांच करता है और उसके बाद बताता है कि इसके पास जो ऑटिज्म का रिपोर्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो जो बताता है और उसी का रिपोर्ट आपको उसकी बच्चे की माँ को बताना है आपको। तो उसके लिए कौन से कौशल आपके अंदर होना चाहिए जिससे कि आप उस बच्चे की माँ को समझा पाएँ कि ऑटिज्म है या नहीं है, या फिर जो भी है जो डॉक्टर ने आपको बताया था या शैक्षिक मनोवैज्ञानिक ने। तो दूसरा का जो आंसर हो जाएगा देख लीजिए, ओरल प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए, मौखिक प्रस्तुति कौशल, या वर्बल कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, मौखिक अवधारणा गठन, या ब्लॉग डिजाइनिंग क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3rd, या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंक यानी अमूर्त सोच। तो देखिए इसके लिए उस टीचर में कौन सी कला होनी चाहिए, तो ब्लॉग डिजाइनिंग अगर उसके अंतर्गत है तो वह उसकी माँ को समझा पाएगा कि किस तरह से या तो है या नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए, लिंग किसके रूप से निर्धारित होता है, जबकि सेक्स इसके रूप से निर्धारित होता है। तो उसमें ये मुख्य रूप से बताना है, जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन हर एक पेपर में लगभग एक क्वेश्चन आया है। जेंडर से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं। इसमें जीन उनका भी कई बार पूछ लेता है कि इसमें कौन कौन से इसका जो बेसिक यूनिट है, जीन, क्रोमोसोम या फिर कुछ ऐसे ही। तो ये देखिए इसका आंसर सोशली यानी सामाजिक सांस्कृतिक, या बायोलॉजिकल जैविक यानी जैविक सामाजिक, या फिर जैविक पर्यावरणिक, या सांस्कृतिक जैविक। तो आपको पता है कि लिंग जो है तो समाज के द्वारा बनाया गया कि ये पुरुष हैं, ये महिलाएं हैं, इसकी जो रूढ़िवादिता समाज में व्याप्त है। तो ये जो सांस्कृतिक है, कल्चरल है, तो इसका जो लिंग सांस्कृतिक रूप से निर्धारित किया जाता है, जबकि सेक्स जो कि मेल या फीमेल के रूप में निर्धारित किया जाता है तो बायोलॉजिकली होता है। इसलिए इससे 3rd का आंसर 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बच्चे अक्सर माता पिता के बीच हुए झगड़े के लिए खुद को दोषी मानते हैं। पियाजे सिद्धांत इस विश्वास की क्या व्याख्या करता है? जिन पियाजे एक सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन देखिए, इगोसेंट्रिज्म यानी स्वार्थ, या ए नॉट बी इरर यानी न तो ए न तो बी, कंजर्वेशन यानी संरक्षण, या एनिमिज्म या सर्वात्मवाद। तो जिन पियाजे महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी मोस्ट टॉपिक है। इसमें इनका जो सिद्धांत था वो देख लीजिए। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, तो इनका जो स्टेज था तो 4 स्टेप में इन्होंने दिया था। पहला सेंसरी मोटर, 0 से 2 साल के लिए। दूसरा था इनका जो है तो प्री ऑपरेशनल, जिसमें से 2 से 7 साल के लिए। तीसरा था इनका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसमें बच्चों का जो एज का लेवल था 7 से 11 था। और 4th था इसमें इनका फॉर्मल ऑपरेशनल का जो लेवल था 11+ बच्चों के एज के लिए था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो ये भी देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, इगोसेंट्रिज्म हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा तो इगोसेंट्रिज्म, क्योंकि जो बच्चे होते हैं
खुद को दोषी मानने का प्रमुख कारण है कि तो स्वयं पर केंद्रित रहते हैं और ये समझते हैं कि हमारे कारण ही लड़ाई हो रही है, इसलिए तो फोर्थ का जो आंसर होगा पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नियमों का एक सेट जो हमें अर्थ निकालने में मदद करता है किस रूप में जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? तो पहला है सेंटेंस, फिनोम्स, वर्ड्स या सिमेंटिक। तो सिमेंटिक का मतलब होता है कि शब्दों का अर्थ निकालना। इसका जो गूगल में डाल के देखिएगा तो यही बताता है, इसलिए ये सीधे डायरेक्टली एक तरह से कहिए कि इंग्लिश का क्वेश्चन पूछ लिया है, हालांकि CDP ही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, त्रिशा एक 8 वर्षीय लड़की है जो आत्मविश्वास से अंक गणित का कार्य करती है, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, जिसमें एक संख्या से शून्य को जोड़ना या घटाना शामिल है। मतलब त्रिशा एक 8 वर्षीय लड़की है, आत्मविश्वास से अपने गणित को काम करती है और उसका प्रमुख काम जो है शून्य से जोड़ना है, घटाना है। पियाजे के अनुसार जिन पियाजे की थ्योरी को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता त्रिशा की अवधारणा को समझाने में सक्षम बनाती है? पहला, विकेंद्रीकरण, कंजर्वेशन, लॉजिकल रीजनिंग या रिवर्सिबिलिटी यानी विपर्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि पियाजे लॉजिकल रीजनिंग को प्रेफर करते हैं और ये जो काम करती है कॉन्फिडेंस के साथ करती है, शून्य को जोड़ना घटाना का काम है, इसका मैथ पे काम कर रही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 3 वर्ष का एक बच्चा 3 वर्ष तक बच्चा डॉट डॉट बोलने में सक्षम होता है। सिलेबस यानी अक्षर सिलेबल, या फिर ग्रामेटिकली कंप्लीट वर्ड यानी व्याकरणिक रूप से पूर्ण शब्द, या फिर वर्ड, या फिर फंक्शनली कंप्लीट वर्ड यानी कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द। तो 3 वर्ष तक तो बच्चा जो काफ़ी डेवलप हो जाता है और लगभग कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द बोलने लगता है, जैसे कि पापा, मम्मी, नाना, चाचा, पानी, कुछ भी, इस तरह से पूरा एक तरह से अर्थपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब्राहम मास्लो थ्योरी। मास्लो ने हायरार्की का थ्योरी दिया, आपको पता होगा, 5 स्टेज थे और इसको हिंदी में बोलते हैं आवश्यकताओं का पदानुक्रम। और ये क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा है, किसी बार पूछ लिया है कि मास्लो के जो सिद्धांत थे वो कितने स्टेप में थे, तो उसमें आंसर था 5, या फिर मास्लो के सिद्धांत में 5 स्टेप में ही कौन से लेवल में कौन कौन से पार्ट हैं। इसको देखने के लिए अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है। अब्राहम मास्लो के अनुसार मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा क्या है? प्रेरणा की पराकाष्ठा पूछ रहा है। तो पहला है सेफ्टी नीड, सुरक्षा की आवश्यकता, लव एंड बिलोंगिंग नीड यानी संबद्धता और एवं स्नेह की आवश्यकता है, नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मसिद्धि की आवश्यकता, या फिर स्टीम नीड सम्मान की आवश्यकता। तो प्रेरणा मोटिवेशन की कौन से स्टेज में आता है? तो उनका जो स्टेज है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि 4th स्टेज है, 4th स्टेज में आता है ये, इसलिए 8वां का जो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस प्रकार की स्मृति प्रसंस्करण में किसी वस्तु की सतही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है? पहला, डीप लेवल प्रोसेसिंग यानी गहरा स्तर संसाधन, पार्शियल प्रोसेसिंग आंशिक संसाधन, इलेबोरेटिव प्रोसेसिंग विस्तृत संसाधन, या फिर शैलो लेवल प्रोसेसिंग उथला स्तर संसाधन। तो स्मृति प्रसंस्करण में किसी वस्तु की सतही यानी ग्राउंड रियलिटी पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। तो ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? तो सतही विशेषताओं को मतलब उथला स्तर शैलो लेवल प्रोसेसिंग के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अधिगम का कौन सा सिद्धांत परीक्षित जाता है जब बच्चा किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है क्योंकि उसे एक नए फ़ोन का वादा किया गया था, यानी एक तरह से इनको रीइंफोर्स किया जा रहा है, बच्चे को पुरस्कार के द्वारा उसको कहा जा रहा है कि अगर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आपको एक फ़ोन दिया जाएगा। तो क्या होगा इसमें, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव पनिशमेंट? तो ये दोनों बिल्कुल नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होगा। पॉजिटिव पनिशमेंट या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन प्रोत्साहित करना। तो सकारात्मक दंड नहीं दिया जा रहा है, इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10th का 4। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आनुवांशिकता की इकाई क्या है? हेरिडिटी की यूनिट क्या है? जाइगोट, जीन, फर्टिलाइजेशन सेल यानी निषेचित कोशिका, या फिर क्रोमोसोम? देखिए ये भी जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन, जेंडर से मतलब उससे संबंधित क्वेश्चन है, इसके पहले क्वेश्चन आ गया जेंडर में। तो आनुवांशिकता का जो प्रमुख यूनिट है जीन होगा। जाइगोट ये तो उस समय होता है, शुरुआत में ही हो जाता है, तो उसको जाइगोट नहीं बोलेंगे। फर्टिलाइजर सेल होता है, उसको
ये भी जीन से पहले होता है, क्रोमोसोम भी। तो ये सिर्फ भ्रम के लिए दिया है, बाकी इसका जो आंसर होगा 11th का 2। ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे बायोलॉजी वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक बच्चा अपने काम करता है क्योंकि अगर वह करता है तो उसे चॉकलेट मिलता है। देखिए यहाँ पे फिर से पुरस्कृत करना दिया जाता है, मतलब आप काम करिए उसके लिए पुरस्कार दिया है। चॉकलेट का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, या फिर पनिशिंग स्टिमुलस यानी दुष्कर उद्दीपक यानी दंडित उद्दीपक, या रीइंफोर्सर यानी वही प्रोत्साहित करना, या फिर न्यूट्रल स्टिमुलस यानी तटस्थ उद्दीपक। तो चूँकि यहाँ पे देखिए बच्चे को चॉकलेट से पुरस्कृत किया जाता है किसी काम के लिए, तो यानी उसका रीइंफोर्समेंट किया जाता है, उसको मतलब मोटिवेट किया जाता है कि आप काम करिए, आपको पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसके लिए इसका आंसर रीइंफोर्स है, प्रबलक यानी मोटिवेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रयत्न तथा त्रुटि विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? थार्नडाइक, कोहलर, पियाजे, पावलो। तो ये टॉपिक काफ़ी मोस्ट है। 3 मनोवैज्ञानिकों को हमेशा ध्यान रखिएगा, इनके जितने भी थ्योरी हैं, थार्नडाइक, पावलो और कोहलर, ये आपके टॉपिक में अलग से मेंशन किया गया है। और इसमें एक क्वेश्चन आना ही है। देखिए ये क्वेश्चन आया ही है, सीधे सीधे पूछा है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा थार्नडाइक। और क्वेश्चन नंबर 13 का पहला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक छात्र जो अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरा करता है वह किससे प्रेरित होता है? यानी वो अंक अर्जित करने के लिए कार्य कर रहा है। तो नॉलेज नीड, नोइंग नीड्स यानी आवश्यकताओं को जानना, या इंस्टिंक्ट फैक्टर आंतरिक कारक के लिए, या फिर इंस्टिंक्ट फैक्टर यानी बाहरी कारक के लिए, इंस्टिंक्ट या एक्सटिंक्ट, या फिर मास्टरी गोल्स यानी महाभारत लक्ष्य के लिए अंक प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? तो एक तरह से बाहरी कारक वो सिर्फ अंक प्राप्त करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से एक उदासीन उद्दीपक, उदासीन यानी न्यूट्रल उद्दीपक जो है क्या बन जाता है? अननुकूलित अनुक्रिया, अननुकूलित उद्दीपक, प्रानुकूलित उद्दीपक, प्रानुकूलित अनुक्रिया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशन स्टिमुलस, या फिर कंडीशन स्टिमुलस या कंडीशन रिस्पॉन्स। तो चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन जो कि इवान पावलोव ने दिया था, तो जो कि उदासीन उद्दीपक के द्वारा एक कंडीशन स्टिमुलस या प्रानुकूलित उद्दीपक बन जाएगा। इसलिए 15 का आंसर जो होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दरवाजे को बंद करके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दरवाजे को बंद करके लगातार आने वाली तेज आवाज़ से बचा जाता है, यह किसका उदाहरण है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी नकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक दंड, सकारात्मक दंड, सकारात्मक पुनर्बलन। तो दरवाजे को बंद करके बाहर से आने वाली चीज़ों को यानी नकारात्मक पुनर्बलन, बाहर से फोर्स किया जा रहा है, इसलिए इसका जो 16 का आंसर हो जाएगा, तो 16 का आंसर सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मध्य बचपन के दौरान यानी मिड स्टेज इन चाइल्डहुड जब असफलता का सामना करना पड़ता है तो बच्चे अपने अनुभव से क्या सीखेंगे? मध्य स्टेज में संकोची ऐसी गतिविधियों से दूर रहते हैं जिनमें उनके सफल होने की संभावना हो, या फिर यह निश्चय करें कि नई चीज़ों को कोशिश करना बेहतर है, या फिर यह निष्कर्ष निकालना कि असफलता उनकी अक्षमता का संकेत है, न कि ऐसी स्थिति है जिसे अधिगम करने या अभ्यास करने से संशोधित नहीं किया जा सकता। और 4th देखिए, कुंठा और अपनी क्षमताओं के संबंध में अधिक निराशावादी हो जाते हैं। तो बचपन के दौरान असफलता का सामना करना पड़ता है तो उसका क्या अनुभव होगा, ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड, यह निष्कर्ष निकालना कि असफलता उनकी अक्षमता का संकेत है, न कि ऐसी स्थिति है कि जिसे अधिगम करने या अभ्यास करने से संशोधित नहीं किया जा सकता है। बच्चा ये समझता है, और इस तरह से 17 का आंसर थर्ड हो जाएगा। 18 देखिए, कई ऊतक यानी मैनी टिश्यू एक प्रणाली को जन्म देते हैं, जन्म देने के लिए समन्वय करते हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है? कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता, या फिर इंटीग्रेशन यानी एकीकरण, या फिर स्पेसिसिटी यानी विशेषता, या डिफरेंशिएशन विभेदन। तो कई ऊतक इकट्ठा होकर एक प्रणाली को जन्म देते हैं, इसलिए इसको क्या होगा? इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब एक साथ इंटीग्रेशन होता है। 18 का आंसर जो हो जाएगा सेकेंड होगा। 19 देखिए,
कौन सा सिद्धांत अराजकता, नेटवर्क और जटिलता एवं आत्म संगठन सिद्धांतों द्वारा खोजे गए सिद्धांतों को एकीकृत करता है, इंटीग्रेट करता है? कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मकवाद, कॉग्निटिविज्म यानी संयोजनवाद, बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद, ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद। तो जो उसका कई आत्म संगठन अराजकता, नेटवर्क, जटिलता एवं संज्ञानात्मकों को एकीकृत करे, तो उसके लिए क्या होगा? कनेक्टिविज्म या संयोजनवादी ऐसा काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है? नहीं है, ध्यान रखिएगा। कई बार ये हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में ये नहीं पढ़ पाते हैं और कुछ और लगा के आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेगेटिव बहुत क्वेश्चन पूछने हैं लोग। फॉर्मेटिव यानी निर्माणात्मक, अचीवमेंट यानी उपलब्धि, समेटिव यानी योगात्मक, परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन। तो समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है, तो फॉर्मेटिव निर्माण करना नहीं है, जबकि उपलब्धि है, योगात्मक है, प्रदर्शन करना है। 20 का फर्स्ट। 21 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पालन पोषण से बच्चे के विकास में लाभ होने की संभावना सबसे कम है? नेगेटिव में है ये भी। परमिसिव यानी अनुमोदक, अनइन्वॉल्विंग असंबद्ध, अथॉरिटेरियन यानी सत्तावादी, अथॉरिटेटिव यानी आधिकारिक। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है, तो इसमें पूछा गया है पालन पोषण से बच्चे विकास में लाभ होने की संभावना। पालन पोषण, कौन सा पालन पोषण, यानी पेरेंटिंग स्टाइल के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा अनइन्वॉल्व, असंबद्ध। अगर बच्चों के माता पिता उनसे जुड़े नहीं हैं, तो उनका जो पालन पोषण से जो विकास की संभावना है वो सबसे कम रहेगी। 22 का देखिए, छात्रों में रचनात्मकता विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? शिक्षक को प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए, या फिर शिक्षक को रचनात्मकता के महत्व पर व्याख्या देना चाहिए, या फिर बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवसर देना चाहिए, या शिक्षकों को स्वयं भी रचनात्मक होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा, छात्रों में रचनात्मकता विकसित करना यानी क्रिएटिविटी के लिए सबसे बेहतर होना कि शिक्षक को प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए। ये वाला आंसर हो जाएगा पहला नंबर, 22 का फर्स्ट। 23 देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था कौन सी है? देखिए चीज़ें इसमें डायरेक्ट पूछ लिया, इसके पहले हमने क्वेश्चन बता रखा है कि जो उसका अंतिम स्टेज रहेगा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, सीधे बेसिक स्टेज पे पूछ रहा है। 23 का फर्स्ट। 24 देखिए, शरीर के विभिन्न हिस्सों में क्या होता है स्पोरेडिक डेवलपमेंट यानी छिटपुट विकास, या कहीं कहीं विकास, यूनिफॉर्म डेवलपमेंट यानी समान विकास, या डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के विभिन्न दर, या फिर नो डेवलपमेंट, कोई विकास ही नहीं। तो शरीर के विभिन्न हिस्सों में विकास के विभिन्न रेट होते हैं। हाथ का अपने तरीके से बढ़ना, पैर अपने तरीके से बढ़ता है, सर अलग, आँख, सब चीज़ अपना अपना पार्ट का लेवल होता है। 24 का जो आंसर होगा तो थर्ड हो जाएगा। 25 देखिए, यदि 20 बिंदु को एक सीधी या वक्र रेखा के साथ साथ रखा जाता है और हम उनके बीच के अंतर को अनदेखा एक साथ देखते हैं, यह गेस्टाल्ट के अवधारणात्मक संगठन के किस सिद्धांत की अनुसरण करता है? गेस्टाल्ट वाल थ्योरी के बारे में पूछा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हो जाएगा लॉ ऑफ कंटिन्यूटी यानी निरंतरता का नियम। 20 बिंदु को एक सीधी वक्र रेखा के साथ रखा जाता है और उनके बीच के अंतर को अनदेखा कर एक साथ देखते हैं, यानी निरंतरता का जो नियम है गेस्टाल्ट वाल से, तो उसका आंसर हो जाएगा। 26 देखिए, शिक्षकों को छात्रों के विभिन्न समूहों की आवश्यकताओं को डॉट की आवश्यकता होती है। टेक केयर यानी ध्यान रखना, या और केस्ट यानी योजना बनाने के लिए, हैंडल यानी हैंडल करना, या डील विथ समझौता करना। तो योजना बनाना, शिक्षकों को छात्रों के विभिन्न समूहों की आवश्यकताओं को योजना बनाने की आवश्यकता होती है। 26 का जो आंसर हो जाएगा फोर्थ। 27 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें नई जानकारी के प्रकाश में हमारे मौजूदा स्कीमा को बदलना शामिल है, डॉट के रूप में जाना जाता है। इक्विलिब्रेशन यानी साम्य, एसिमिलेशन यानी आत्मसातकरण, या फिर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, या फिर एकोमोडेशन यानी आवास। तो जीन पियाजे जो है तो वो एकोमोडेशन को प्रेफर करते हैं। यहाँ पे किसी भी नई जानकारी के प्रकाश में हमारा मौजूदा कुछ स्कीमा होता है उसको बदलना जो होता है एकोमोडेशन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बच्चों को एक समाज में रहने के लिए सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है?
व्यक्तिगत कार्यों पर काम करना समाज में रहने पर, या फिर सहयोग से काम करना, तो जाहिर सी बात है सहयोग से ही काम करेंगे समाज सोशल, या फिर पुरस्कार के लिए काम करना, एकांत में काम करना, ये सब अलग है। और अगर समाज में है तो सहयोगात्मकता की भावना होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे को विद्यालय में असफलता को दूर करने में मदद कर सकता है? असफलता को दूर करने में उन्हें अगले मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने को कहना, ये बिल्कुल गलत होगा। या फिर क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना। हाँ, प्रेरित किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, जाहिर सी बात है ये हो जाएगा। उन्हें अवकाश के लिए कुछ खाली समय देना, बिल्कुल गलत। उन्हें अनुभाग कक्षा को बदलना, ये भी गलत। तो इससे तो डिमोटिवेट हो जाएगा बच्चा। इसलिए 29 का जो आंसर होगा सेकंड। 30 देखिए, लास्ट देखिए, यह लास्ट है बट लिस्ट नहीं है, इसके आगे भी सीरीज जारी रहेगी। तो अगर आप बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे उनको भी लाभ होगा। 13 का देखिए, मेरे परीक्षण परिणाम दर्शाते हैं कि मुझे खेलों में रुचि है, लेकिन मेरे पास खेलने के लिए सहन शक्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन का वर्णन करता है? एप्टीट्यूड टेस्ट यानी वृत्त परीक्षण, स्किल टेस्ट यानी कौशल परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट यानी उपलब्धि परीक्षण, या फिर इंटेलिजेंट टेस्ट यानी बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 30 का जो होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, मेरे परीक्षा परिणाम दर्शाने के लिए मेरे पास खेलने के लिए सहन शक्ति नहीं है, ये मतलब एप्टीट्यूड के अंतर्गत आएगा। एप्टीट्यूड आपके मनोवृत्त किसी भी काम को करने के लिए है तो आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। इस तरह से आपकी ये 30 क्वेश्चन की 5वीं सीरीज समाप्त होती है। और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से अगर आप हेल्प के लिए चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, जो भी आपको डाउट हो तो उससे भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।